जय हिंद दोस्तों, मैं यशवंत दीवान अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाकू छात्र में आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा आज की हमारी जो क्लास है ये 6वीं क्लास है, यानी 6th सेशन है। और रस के 400 एमसीक्यू के संदर्भ में जो हमारा ये 6वां क्लास है दोस्तों, हम बताना चाहेंगे इसके पहले की जो 5 वीडियो हमारे चैनल पर पड़ी है दोस्तों, यूट्यूब में, हमारे यूट्यूब चैनल पर, वो हिंदी प्ले में आपको हिंदी रस नाम से मिल जाएगा। तो दोस्तों उसको आप लोग देखना चाहेंगे पहले देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए आज हम लोग अपना सेशन शुरू करते हैं। जो हमारा इसमें देखिए, इस सेशन का पहला जो हमारा प्रश्न 126 नंबर का, नाट्यशास्त्र में किस रस में निर्वेद और आध्यात्मिक शांति की भावना होती है। दोस्तों इसमें जो ऑप्शन दिया गया है वीर रस, करुण रस, शांत रस और श्रृंगार रस। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 है, ये है शांत रस। दोस्तों शांत रस में निर्वेद और आध्यात्मिक शांति की भावना होती है, जो ध्यान और शांति तथा आत्मनिर्भरता के प्रतीक होते हैं। ठीक है, अगले क्रम में चलते हैं हम लोग। संचारी भाव का कार्य क्या होता है। अस्थाई भाव का कारण बनना। बस दोस्तों इसका जो ऑप्शन दिया गया है, अस्थाई भाव का कारण बनना, अस्थाई भाव को व्यक्त करने में मदद करना, अस्थाई भाव को समाप्त करना, अस्थाई भाव को जन्म देना। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होगा, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, अस्थाई भाव को व्यक्त करने में मदद करना। दोस्तों जो संचारी भाव होता है, संचारी भाव का कार्य अस्थाई भाव को व्यक्त करने में मदद करना होता है। ये अस्थाई भाव होते हैं जो अस्थाई भाव को उजागर करने में मदद करते हैं, अर्थात इसकी तीव्रता को बढ़ाने का कार्य करते हैं। दोस्तों अगर हम एक बार संचारी भाव की परिभाषा की बात करें, संचारी भाव किसे कहते हैं, तो दोस्तों संचारी भाव आश्रय के हृदय में अस्थाई भाव जागृत होने पर कुछ क्षणिक बीच बीच में उठने तथा विलीन होने वाली घटना होती है। इनके द्वारा अस्थाई भाव और भी तीव्र और संचरणशील हो जाता है तथा इन्हें संचारी अथवा व्यभिचारी भाव के रूप में जाना जाता है। भरत मुनि के अनुसार पानी में उबलने वाले अर्थात उठने वाले, अपने आप विलीन होने वाले जो संचारी भाव होते हैं बुलबुले के समान होते हैं। भरत मुनि ने बताया है कि ये जो संचारी भाव होते हैं ये पानी में उठने वाले और विलीन होने वाले बुलबुलों के समान होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले क्रम में देखते हैं। नाट्यशास्त्र के अनुसार किस रस में अशुभ और दुख की भावनाएं प्रकट होती हैं। नाट्यशास्त्र के अनुसार किस रस में अशुभ और दुख की भावनाएं प्रकट होती हैं। ऑप्शन दिया गया करुण रस, विभत्स रस, भयानक रस, रौद्र रस। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 है। दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 कहता है, अगर इसकी हम व्याख्या की बात करें तो भयानक रस में अशुभ और दुख की भावनाएं प्रकट होती हैं, जो डर और आतंक की स्थिति को व्यक्त करता है। ठीक है, अगले क्रम में, नाट्यशास्त्र के अनुसार किस रस में मृत्यु और मृत्यु से जुड़े भाव होते हैं। ऑप्शन दिया गया है वीर रस, श्रृंगार रस, करुण रस, भयानक रस। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 है, करुण रस। दोस्तों जो करुण रस होता है, करुण रस में मृत्यु और मृत्यु से जुड़े भाव होते हैं, जो शोक और पीड़ा के रूप में व्यक्त होते हैं। ठीक है, अगले क्रम में देखते हैं। नाट्यशास्त्र में किस रस में प्रेम और आकर्षण के अलावा लज्जा और विरक्ति का भी अनुभव होता है। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन दिया गया है, एक बार प्रश्न को फिर से पढ़ते हैं। नाट्यशास्त्र में किस रस में प्रेम और आकर्षण के अलावा लज्जा और विरक्ति का भी अनुभव होता है। तो ऑप्शन दिया गया वीर रस, श्रृंगार रस, हर्ष रस, रौद्र रस। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, श्रृंगार रस। दोस्तों श्रृंगार रस में प्रेम और आकर्षण के साथ साथ जो होता है लज्जा, प्रेम और आकर्षण के साथ साथ क्या होता है, लज्जा भी होती है, विरक्ति के जैसे भाव भी होते हैं, जैसे भी भाव होते हैं, अनुभव होते हैं, जो प्रेम के विभिन्न पहलुओं को व्यक्त करते हैं। ठीक है, अगले क्रम में देखते हैं। नाट्यशास्त्र के अनुसार किस रस का अनुभव निर्वेद और तपस्या जैसे मानसिक अवस्थाओं से किया जाता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन जो दिया गया है, वीर रस है, करुण रस है, शांत रस है, श्रृंगार रस है। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 है, शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है, तो हम लोग को पता ही चल गया है। और यह मानसिक शांति, तपस्या और जो होता ध्यान की अवस्थाओं से जुड़ा होता है। यह आत्म परिष्करण, दोस्तों यह आत्म परिष्करण और आध्यात्मिकता का प्रतीक होता है, या उसका आध्यात्मिकता का प्रदर्शन करता है। ठीक है, अगली कड़ी में देखते हैं।
नाट्य शास्त्र में किस रस को आध्यात्मिक उद्वेग और मुक्ति के संकेत के रूप में देखा गया है? नाट्य शास्त्र में किस रस को आध्यात्मिक उद्वेग और मुक्ति के संकेत के रूप में देखा गया है? दोस्तों इसका ऑप्शन दिया गया वीर रस, करुण रस, शांत रस, रौद्र रस। दोस्तों इसका भी ऑप्शन नंबर 3 है शांत रस। शांत रस का अनुभव आध्यात्मिक उद्वेग से जुड़ा होता है, जो ध्यान और साधना के द्वारा व्यक्ति के आत्म साक्षात्कार की ओर संकेत करता है। ठीक है, अगले क्रम में देखते हैं। नाट्य शास्त्र के अनुसार संचारी भाव में सबसे प्रमुख सामाजिक प्रभाव किस रस में देखा जाता है? नाट्य शास्त्र के अनुसार संचारी भाव में सबसे प्रमुख सामाजिक प्रभाव किस रस में देखा जाता है? ऑप्शन दिया गया वीर रस, भयानक रस, श्रृंगार रस, रौद्र रस। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन है क्या? ऑप्शन नंबर 1 वीर रस। दोस्तों वीर रस के संचारी भाव में जो वीर रस है, बीज भर के संचारी भाव में साहस, शौर्य और युद्ध के प्रभाव में क्या होता है कि सामाजिक नेतृत्व, गर्व और समाज की संरचना पर असर देखा जाता है। ये भाव समाज में प्रेरणा देने वाले भाव कहलाते हैं या भाव होते हैं। तो दोस्तों नाट्यशास्त्र में के अनुसार संचारी भाव में सबसे प्रमुख सामाजिक प्रभाव किस रस में देखा जाता है? तो वह रस वीर रस है। ठीक है दोस्तों, महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल दिखाई दे रहा है। अगले क्रम में देखते हैं। महत्वपूर्ण क्या है दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न जो है तो जब पहली बार नए रूप में आते हैं तो लगता है कि हाँ ये हमारे एग्जाम में भविष्य में आ सकता है, तो इस हिसाब से उसको महत्वपूर्ण बताया जाता है। नए शब्दावली, नए सेंटेंस, नए वाक्य के साथ जब कोई प्रश्न आता है तो नया लगता है दोस्तों, तो उस पर कुछ विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। नाट्यशास्त्र के अनुसार विभत्स रस में अस्थायी भाव क्या होता है और यह किस तरह से भावनाओं का प्रतिबिंब होता है? दोस्तों थोड़ा आसान प्रश्न है, बस केवल शब्दों और वाक्यों का खेल है इसमें। तो देखेंगे जो ऑप्शन दिया गया आशंका, भय और शोक। पहला ऑप्शन है आशंका, भय और शोक। अगला ऑप्शन है क्रोध और आक्रोश। अगला ऑप्शन है घृणा, विकृति और अव्यवस्था। अगला ऑप्शन है प्रेम और आकर्षण। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 जो है घृणा, विकृति और अव्यवस्था। तो दोस्तों विभत्स रस का स्थायी भाव घृणा होता ही है, जो घृणा होता है, विकृति भी होता है, दूसरे शब्दों में विकृति भी कह सकते हैं। यह उन दृश्य और अनुभवों से संबंधित है जो शरीर या मानसिकता की अपवित्रता, घृणा या सड़े गलेपन से उत्पन्न होता है। ठीक है, अगले क्रम में देखते हैं। रस में वीर रस के आलंबन विभाव के उदाहरण के रूप में निम्नलिखित में से कौन सबसे उपयुक्त है? नाट्यशास्त्र में वीर रस के आलंबन विभाव के उदाहरण के रूप में निम्नलिखित में से कौन सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन दिया गया पहला ऑप्शन, एक प्रेमी जो अपनी प्रिय को खोने का शोक करता है। अगला ऑप्शन दिया गया एक योद्धा जो युद्ध भूमि पर अपने शौर्य का प्रदर्शन करता है। अगला ऑप्शन दिया गया एक भक्त जो भगवान के प्रति अपने समर्पण का प्रदर्शन करता है। अगला ऑप्शन एक व्यक्ति जो मृत्यु के डर से भागता है। दोस्तों इसमें जो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 है, जो एक योद्धा जो युद्ध भूमि पर अपने शौर्य का प्रदर्शन करता है। यह वीर रस में आलंबन विभाव के उदाहरण के रूप में जो है योद्धा का शौर्यपूर्ण कार्य, संघर्ष और युद्ध की भूमि पर साहस का प्रदर्शन सबसे उपयुक्त होता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 हमारा दोस्तों सही है। ठीक है, अगले क्रम में देखते हैं। नाट्य शास्त्र के अनुसार किस रस का अनुभव साहसिक कार्यों, संघर्षों और सैन्य विजय से किया जाता है? ऑप्शन दिया गया करुण रस, यानी दोस्तों वीरता की बात हो रही है तो इसको तुरंत पकड़ेंगे। करुण रस, भयानक रस, वीर रस, रौद्र रस। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है, वीर रस है। अगला प्रश्न दोस्तों जो दिया गया है हमारा अगले क्रम में, नाट्य शास्त्र में किस रस को विनोद और हास्य से जोड़ा गया है जिसमें शारीरिक और मानसिक सौंदर्य का संगम होता है? यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ से नया वाक्य हमको मिल गया है। प्रश्न का जो ढांचा थोड़ा चेंज कर दिया गया है, जिसमें शारीरिक और मानसिक सौंदर्य का संगम होता है। तो ऑप्शन दिया गया है पहला श्रृंगार रस, दूसरा ऑप्शन दिया गया है हास्य रस, तीसरा ऑप्शन दिया गया भयानक रस, चौथा ऑप्शन दिया गया है शांत रस। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 हास्य रस। ठीक है, देखिए विनोद और हास्य से जोड़ा गया, इसमें शारीरिक और मानसिक सौंदर्य का संगम होता है। तो दोस्तों ये हास्य रस को विनोद और हंसी से तो जोड़ा गया है, जिसमें शारीरिक और मानसिक सौंदर्य का संगम भी होता है, और यह हास्यपूर्ण स्थितियों के माध्यम से उत्पन्न होता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 सही है, हास्य रस। अगला क्रम देखते हैं।
नाट्यशास्त्र के अनुसार रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है और यह किन परिस्थितियों में उत्पन्न होता है? ऑप्शन दिया गया है दोस्तों। रौद्र रस का स्थायी भाव तो क्रोध होता है। देखिए किसी ऑप्शन में क्रोध नहीं दिया गया है, तो इस हिसाब से पहला ऑप्शन सही हो रहा है। तो दोस्तों इसमें हमारा जो पहला ऑप्शन है क्रोध, शौर्य और आक्रोश, दूसरा ऑप्शन है भय, हिंसा और संघर्ष, तीसरा ऑप्शन है लज्जा, उदासी और विरक्ति, चौथा ऑप्शन है शोक, दुख और मृत्यु। तो दोस्तों इस हिसाब से जो ऑप्शन सही हो रहा है, पहला ऑप्शन हमारा सही हो रहा है, क्रोध, शौर्य और आक्रोश। दोस्तों रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है और यह जिन परिस्थितियों में उत्पन्न होता है वह शौर्य और आक्रोश होता है। ठीक है, अगले क्रम में देखते हैं जो हमारा अगला प्रश्न है, नाट्यशास्त्र के अनुसार अद्भुत रस के उद्दीपन विभाव के उदाहरण क्या हो सकते हैं? तो दोस्तों जो उद्दीपन विभाव होता है, उद्दीपन विभाग की परिभाषा क्या होती है? जिस व्यक्ति दृश्य अथवा आलंबन की चेष्टा से पूर्व जागृत अस्थायी भाव और उद्दीप्त या तीव्र हो जाते हैं तो उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं। जैसे क्या बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, चांदनी हो सकती है, सुगंध हो सकता है, माला हो सकती है, कोयलों की कूजन हो सकती है, एकांत स्थल हो सकता है, रमणीक उद्यान हो सकता है, नायक नायिका की शारीरिक चेष्टाएं हो सकती हैं। तो दोस्तों इसमें प्रश्न में दिया गया नाट्यशास्त्र के अनुसार अद्भुत रस के उद्दीपन विभाव के उदाहरण क्या हो सकते हैं? अद्भुत रस, तो इसमें ऑप्शन में पढ़ेंगे प्राकृतिक आपदा और संघर्ष, पहला ऑप्शन है अद्भुत दृश्य, चमत्कारी घटनाएं और रहस्यमय घटनाएं, तीसरा ऑप्शन है शोक और दुख, चौथा ऑप्शन प्रेम और आकर्षण। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो रहा है, अद्भुत दृश्य, चमत्कारी घटनाएं और रहस्यमय घटनाएं। ये दोस्तों अद्भुत रस का उद्दीपन विभाव है। उद्दीपन विभाव क्या करता है? पूर्व में जागृत अस्थायी भाव को और उद्दीप्त कर देता है, यानी और उसे तीव्र कर देता है, तो ये उद्दीपन विभाव है। ठीक है, तो अगले क्रम में देखते हैं, नाट्यशास्त्र के अनुसार प्रेम और आकर्षण के आलंबन विभाव किस रस से संबंधित होते हैं? प्रेम और आकर्षण, तो दोस्तों इसमें ऑप्शन जो दिया गया है, बहुत प्रेम की बात है तो क्या हो सकता है? श्रृंगार हो सकता है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया श्रृंगार रस, वीर रस, करुण रस, शांत रस। जिसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 श्रृंगार रस। ठीक है, अगले क्रम में देखते हैं जो हमारा सही ऑप्शन है, अगला ऑप्शन कह रहे हैं, अगला हमारा जो सही प्रश्न है, अगला प्रश्न है, नाट्यशास्त्र के अनुसार किस रस का स्थायी भाव शौर्य, साहस और संघर्ष के पहलुओं से जुड़ा होता है? शौर्य, साहस और संघर्ष, दोस्तों इसमें वीरता की बात हो रही है, तो हमारा ऑप्शन जो दिया गया रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस। तो जब वीरता की बात हो रही है तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा वीर रस, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही हो रहा है। दोस्तों अगले क्रम में देखते हैं, नाट्यशास्त्र में आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव के बीच संबंध किस प्रकार का होता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। नाट्यशास्त्र में आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव के बीच किस प्रकार का संबंध होता है? ऑप्शन दिया गया आलंबन विभाव ही उद्दीपन विभाव उत्पन्न करते हैं, ऑप्शन 2 दिया गया उद्दीपन विभाव आलंबन विभाव से स्वतंत्र होते हैं, अगला ऑप्शन दिया गया है उद्दीपन विभाव केवल आलंबन विभाव के प्रभाव से ही उत्पन्न होते हैं, चौथा ऑप्शन जो दिया गया है आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव दोनों स्वतंत्र रूप से रस उत्पन्न करते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा। अभी बता रहे हैं इसको क्यों सही होगा। उद्दीपन विभाव केवल आलंबन विभाव के प्रभाव से ही उत्पन्न होते हैं, उद्दीपन विभाव केवल आलंबन विभाव के प्रभाव से ही उत्पन्न होते हैं। दोस्तों आलंबन विभाव और जो उद्दीपन विभाव के बीच संबंध होता है, यह होता है कि उद्दीपन विभाव केवल आलंबन विभाव के प्रभाव से उत्पन्न होते हैं और यह अस्थायी भाव को जागृत करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है दोस्तों, उद्दीपन भाव, अगर दोस्तों इसकी परिभाषा की बात करें तो कोई व्यक्ति हो या वस्तु या दृश्य हो या कोई आलंबन हो जिसकी चेष्टा से ही पूर्व जागृत अस्थायी भाव जो होता है और तेज या उद्दीप्त हो जाता है तो उसे तो हम उद्दीपन विभाव कहते हैं। तो इस हिसाब से उद्दीपन विभाव केवल आलंबन विभाव के प्रभाव से ही तो उत्पन्न हो रहा है। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन तीसरा ही सही हो रहा है। अगले क्रम में देखते हैं, नाट्यशास्त्र के अनुसार वीर रस में अस्थायी भाव के रूप में शौर्य के साथ साथ कौन सा प्रमुख तत्व जुड़ा हुआ है? ऑप्शन दिया गया संघर्ष और युद्ध, प्रेम और आकर्षण, शोक और उदासी, भय और आतंक। तो दोस्तों इसमें वीरता की बात है तो संघर्ष युद्ध तो ऑब्वियसली होगा, तो ऑप्शन दिया गया है इसमें संघर्ष और युद्ध, प्रेम और आकर्षण, शोक और उदासी, भय और आतंक। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही सही होगा, संघर्ष और युद्ध। इसमें अस्थायी भाव के साथ साथ उसका शौर्य भी जुड़ा है। तो दोस्तों वीर रस का अस्थायी भाव तो शौर्य है ही और यह संघर्ष और युद्ध की स्थितियों को प्रकट करता है और वीर रस में साहस, शौर्य और युद्ध भूमि पर वीरता प्रमुख रूप होते हैं। अगले क्रम में देखते हैं, नाट्यशास्त्र में रूपक का अर्थ किससे लिया गया है जो रस और भाव को एक साथ जोड़ता है? दोस्तों बड़ा पहली बार ये ऐसा प्रश्न आ रहा है सामने
नाट्यशास्त्र में रूपक का अर्थ किससे लिया गया है? जो रस और भाव को एक साथ जोड़ता है। ऑप्शन दिया गया है रूप और रंग की संगत। पहला ऑप्शन है रूप और रंग की संगत। दूसरा ऑप्शन है संकेतों और प्रतीकों का प्रयोग। तीसरा ऑप्शन एक दूसरे के विपरीत भावनाओं का संयोजन। चौथा ऑप्शन अस्थायी भाव के प्रकटीकरण का तरीका। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 सही है, संकेतों और प्रतीकों का प्रयोग। दोस्तों जो रूपक का अर्थ है संकेतों और प्रतीकों का प्रयोग है जो रस और भाव के संयोजन को व्यक्त करता है। ठीक है, और यह भाषा और प्रस्तुति के माध्यम से भावनाओं को प्रकट करने का जो एक तरीका है। ठीक है, तो दोस्तों हमारे जो कहने का तात्पर्य है दोस्तों ये है, जो रूपक होता है भाषा, संकेतों और प्रतीकों के माध्यम से भावनाओं को प्रकट करने का एक तरीका होता है। तो दोस्तों इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर 2 ही सही होगा, संकेतों और प्रतीकों का प्रयोग। बहुत ध्यान से इसको देंगे। नाट्य शास्त्र में रूपक का अर्थ किससे लिया गया? जो रस और भाव को एक साथ जोड़ता है। तो रूपक का अर्थ इस भाव से लिया गया है कि रूपक जो है संकेतों, भाषाओं या प्रतीकों का प्रयोग करने का उनके माध्यम से भावनाओं को व्यक्त करने का एक माध्यम होता है। अगली कड़ी में देखते हैं, नाट्यशास्त्र के अनुसार किस रस में आध्यात्मिक प्रसन्नता और तल्लीनता का अनुभव होता है? नाट्यशास्त्र के अनुसार किस रस में आध्यात्मिक प्रसन्नता और तल्लीनता का अनुभव होता है? ऑप्शन दिया गया है शांत रस, वीर रस, भयानक रस, श्रृंगार रस। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 सही है, शांत रस। कौन सा रस? शांत रस। दोस्तों शांत रस में आध्यात्मिक प्रसन्नता और तल्लीनता का अनुभव तो होता ही है, जो ध्यान साधना और आत्म साक्षात्कार से संबंधित है और यह अस्थायी भाव के रूप में शांति और संतोष की भावना को दर्शाता है। अगले क्रम में देखते हैं, नाट्यशास्त्र के अनुसार रौद्र रस का उद्दीपन विभाव किस प्रकार से उत्पन्न होता है? नाट्यशास्त्र के अनुसार रौद्र रस का उद्दीपन विभाव किस प्रकार से उत्पन्न होता है? तो ऑप्शन दिया गया युद्ध और संघर्ष के दृश्य। दूसरा ऑप्शन मानसिक शांति और समर्पण। तीसरा ऑप्शन शोक और मृत्यु के दृश्य। चौथा ऑप्शन हास्य और विनोद के पल। तो इसमें अगर रौद्र की बात है तो युद्ध और संघर्ष का जो दृश्य है इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये ऑप्शन हमारा सही होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, युद्ध और संघर्ष के दृश्य। तो दोस्तों अगले क्रम में चलते हैं, जो हमारा अगला प्रश्न है, अद्भुत रस के अस्थायी भाव का संबंध किस प्रकार की घटनाओं से है? ऑप्शन दिया गया दैनिक जीवन की समान स्थितियां। दूसरा ऑप्शन दिया गया अप्रत्याशित और रहस्यमय घटनाएं। तीसरा ऑप्शन दिया गया प्रेम और आकर्षण की स्थितियां। चौथा ऑप्शन दिया गया युद्ध और संघर्ष की स्थितियां। तो दोस्तों 147 का जो हमारा सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 2 अप्रत्याशित और रहस्यमय घटनाएं। अप्रत्याशित और रहस्यमय घटनाएं दोस्तों सही होगा, क्योंकि अद्भुत रस का जो होता है अस्थायी भाव आश्चर्य और अप्रत्याशित घटनाएं हैं जो चमत्कारी और रहस्यमय परिस्थितियों से उत्पन्न होती हैं, और यह रस किसी असाधारण या चमत्कारिक घटना के प्रति उत्सुकता और विस्मय को व्यक्त करता है। अगले क्रम में देखते हैं, नाट्यशास्त्र के अनुसार किस रस में भय और विनाश की भावना प्रमुख होती है? भय और विनाश की भावना प्रमुख होती है। तो ऑप्शन दिया गया है भयानक रस, करुण रस, रौद्र रस, विभत्स रस। तो दोस्तों भय की बात है तो भयानक रस ही होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा इसमें सही है। तो भयानक रस में भय और विनाश की भावना प्रमुख रूप से होती है, जो किसी खतरे या विपत्ति अथवा किसी अन्य प्रकार के भय को व्यक्त करता है, और यह भय और आतंक की स्थिति में उत्पन्न होता है। अगले क्रम में, नाट्यशास्त्र में संचारी भाव किसे कहते हैं और यह अस्थायी भाव को कैसे प्रभावित करता है? दोस्तों इसका जो ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर 1 है यह अस्थायी भाव को उत्पन्न करने का तरीका होता है। ऑप्शन 2 दिया गया है यह अस्थायी भाव के प्रभाव से उत्पन्न होते हैं और उसे व्यक्त करते हैं। तीसरा ऑप्शन दिया गया यह अस्थायी भाव को समाप्त कर देता है। चौथा ऑप्शन दिया गया यह अस्थायी भाव को विपरीत होता है, यह अस्थायी भाव के विपरीत होता है। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2, यह अस्थायी भाव के प्रभाव से उत्पन्न होते हैं और उसे व्यक्त करते हैं या उसे तीव्र करते हैं। तो दोस्तों नाट्यशास्त्र में संचारी भाव किसे कहते हैं और अस्थायी भाव को कैसे प्रभावित करते हैं? तो यही अस्थायी भाव के प्रभाव से उत्पन्न होते हैं और उन्हें अस्थायी भाव को तीव्रता प्रदान करते हैं। ठीक है, तो संचारी भाव या जो दोस्तों ये अस्थायी भाव होते हैं जो अस्थायी भाव के प्रभाव से उत्पन्न होते हैं, पर इनका कार्य अस्थायी भाव को व्यक्त करना और उसे स्पष्ट रूप से दर्शाना होता है, अर्थात उसको स्पष्ट रूप से उसकी तीव्रता प्रदान करना होता है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा।
दोस्तों जो है आज का अगला सवाल यानी आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है, नाट्यशास्त्र के अनुसार किस रस का संबंध अत्यधिक उग्रता और हिंसा से है? अत्यधिक उग्रता और हिंसा से है। उग्रता और हिंसा की बात दोस्तों की गई है तो उसमें रौद्र ही है, तो ऑप्शन दिया गया वीर रस, रौद्र रस, विभत्स रस और भयानक रस। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये आज का हमारा रहा 6वां सेशन, यानी 6th सेशन था हमारा, 6वीं क्लास थी। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों।